चलेंगे। एरिथमियाज अगर हम कहें कि साइनस ओरिजिन का एरिथमिया हो, ठीक है, एरिथमिया साइनस ओरिजिन का, तो वो क्या क्या हो सकते हैं? दे कैन बी दीज थ्री: साइनस टेकिकार्डिया, साइनस ब्रेडिकार्डिया, RSA, रेस्पिरेटरी साइनस एरिथमिया। ये हम आगे एक एक को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। एरिथमियाज ऑफ साइनस ओरिजिन, यानी ये सारे साइनस ओरिजिन के हैं ना। तो साइनस टेकिकार्डिया, टेकी का क्या मतलब था? इंक्रीज, मोर देन 100 है, ठीक है। अब नॉर्मल साइनस रिदम होगी विद हार्ट रेट मोर देन 100, यानी कि बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उसके नॉर्मल साइनस रिदम वाले होंगे, वही P फॉलोड बाय QRS, PR इंटरवल स्पेसिफिक होगा, ठीक है। लेकिन उसकी सिर्फ फर्क क्या होगा? हार्ट रेट 100 से ज्यादा होंगी, ठीक है। यानी कि अगर हार्ट रेट 100 से ज्यादा, तो RR इंटरवल को क्या होगा? इट विल गेट शॉर्टेंड, ठीक है। RR इंटरवल बस शॉर्टेन हो जाएगा, बाकी सारा कुछ, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नॉर्मल साइनस रिदम वाले होंगे, ठीक है। अब इसके कॉजेस क्या है? अब इसके कुछ कॉजेस हैं। पहले फिजियोलॉजिक कॉजेस, ठीक है। फिजियोलॉजिक कॉजेस यानी कि नॉर्मली भी हो रहा होता है, नॉर्मल भी एक्सरसाइज किया तो आपका हार्ट रेट ज्यादा हो जाती है, जाहिर सी बात है। थोड़ा सा भागे आप, एक्सरसाइज हाइट ज्यादा हो गई, वर्कआउट किया, कार्डियो किया, ठीक है। और इमोशंस, आप लोगों को वाइवा अभी तक आप लोगों का, हाँ, और चीज तो हुई है ना। और चीज से पहले वो जो होता है एंजाइटी होती है ना, उसकी वजह से कुछ लोगों को अपनी अपनी धड़कन बहुत, पैल्पिटेशंस हो रही होती हैं, कुछ भी हो, कोई सैड हुआ तो उसके हार्ट को कुछ हो गया, इमोशनल चेंजेस जो हो रहे थे ना, उससे आपके टैकीकार्डिया हो जाता है, आपका धड़कन तेज हो जाती है, आपको महसूस होने लग जाती है, आप कहते हैं ना मेरा दिल बाहर आ जाएगा, दोज थिंग्स, palpitations दैट आर एंजाइटी इंड्यूस्ड, वो फिजियोलॉजिक कॉजेस हैं। इसी तरह कुछ पैथोलॉजिकल कॉजेस हैं। These are fever and hyperthyroidism. This is a very important viva question. मैम सादिया का फेवरेट क्वेश्चन है, मैम सादिया पूछती ही ये है, what give me some physiological causes of sinus tachycardia and sinus tachycardia की एक पैथोलॉजिक कॉजेस दे दो। फीवर जिसने नहीं बोला ना, वो लिटरली वाइवा में फेल है। सुन लो मेरी बात, फीवर इज बोलना ही बोलना है। फीवर हर किसी पेशेंट, आप हॉस्पिटल जाओ ना, डॉक्टर थर्मामीटर के बाद ना सबसे पहले आपकी पल्स देखते हैं, पल्स से आपको पता चल जाता है कि इस पर बंदे को फीवर हो रहा है, अगर टेकिकार्डिया हो रहा हो। इसका मैकेनिज्म क्या है, क्यों होती है ये टेकिकार्डिया, हार्ट रेट ज्यादा क्यों होती है? आपको पता है ऐसे नोड ने फायरिंग करनी है 60 से 100 के दरमियान में। अगर ऐसे नोड को हम कहें कि तेज तेज फायर करो, तो ज्यादा कर देगी 100 से। अब ज्यादा उसको तेज स्टिमुलेट किस तरह कर सकते हैं? आपको पता है हार्ट इज स्टिमुलेटेड बाय सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन एंड इनहिबिटेड बाय पैरासिम्पैथेटिक या वेगल। पैरासिम्पैथेटिक या वेगल एक ही बात है, ठीक है। अब हम सिंपैथेटिक करें, उसको इंक्रीज करा रहे हैं, सिंपैथेटिकली हार्ट विल कॉज स्टिमुलेशन, और पैरासिम्पैथेटिक जो हार्ट रेट को स्लो करता है, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक या वेगल हार्ट रेट को स्लो करता है नॉर्मली। लेकिन अगर हम पैरासिम्पैथेटिक को खत्म कर दें, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक को खत्म कर दें, तो क्या होगा? हार्ट रेट बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। इट्स जस्ट लाइक दिस, ये ना एक थोड़ा सा इस तरह का कॉन्सेप्ट है कि ये एक बैलेंस होता है हार्ट रेट, दिस इज द पैरासिम्पैथेटिक एंड दिस इज द सिंपैथेटिक, इन दोनों के दरमियान में ना एक बैलेंस होता है। अगर हम सिंपैथेटिक को इंक्रीज कर दें तो हार्ट रेट विल गो अप, टैकीकार्डिया हो जाएगा। और अगर हम पैरासिम्पैथेटिक को इंक्रीज कर दें तो ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, ठीक है। इनके दरमियान में बैलेंस है। अगर हम सिंपैथेटिक को इंक्रीज करें तो जाहिर सी बात है पैरासिम्पैथेटिक कम हो रही है। सो साइनस टैकीकार्डिया में क्या हो रहा है? सिंपैथेटिक इज इंक्रीजिंग, पैरासिम्पैथेटिक इज डिक्रीजिंग, सिंपल। ईसीजी में फाइंडिंग्स क्या होंगी? आरआर पीक्स करीब आ जाएंगी क्योंकि हमने टाइम कम लगाना है और बीट ज्यादा देनी है। ऑल कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगे नॉर्मल साइनस रिदम के। अब ये देखो, दिस इज साइनस टैकीकार्डिया, फास्टर बीट हो रही है, और क्या हुआ है हमारे पास? अब बीट्स, हार्ट रेट आ रहा है 115, और देखो आर आर के दरमियान में जो इंटरवल है, ये आर आर है, इसके दरमियान में इंटरवल को क्या हुआ है हमारे पास? वो कम हो गया है, ठीक है। अब ये लेट मी जस्ट ड्रॉ, अब ये देखो, ये इतना ज्यादा था पहले, 5 था, 5 बॉक्सेस था, अब ये यहां से क्या हो गया? 2.5 या 3 बॉक्सेस हो गए। आरआर पीक्स क्या हो गई? करीब आ गई है ये, ठीक है, यूं करीब आ गई। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं? आरआर इंटरवल हैज शॉर्टेंड
RR इंटरवल है शॉर्टेंड और हमारे पास क्या हो गया है, टैकी साइनस टैकीकार्डिया चल रहा है। इसी तरह हम आगे चलते हैं, इसको साइनस ब्रेडिकार्डिया, एक टाइप होगी साइनस टैकीकार्डिया। नाउ कमिंग टू साइनस ब्रेडिकार्डिया, नॉर्मल साइनस रिदम है लेकिन हार्ट रेट इज लेस देन 60, लेस देन 60 है। अब क्या हो गया कि हार्ट सब कैरेक्टरिस्टिक सेम है नॉर्मल साइनस रिदम वाले, लेकिन हार्ट रेट बस कम हो गई है। इसकी फिजियोलॉजिक कॉजेज क्या है, स्लीप एंड एथलीट। जब आप सो रहे होते हैं आपका हार्ट सुकून में होता है, कहते हैं ना सोने में सुकून आ जाता है, वो यही है, आपका हार्ट स्लो हो गया है, कम काम कर रहा है, स्लो 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 अपना काम कर रहा है, कोई उसको एनर्जी नहीं वेस्ट करनी पड़ रही क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कुछ भी ज्यादा काम नहीं कर रहे। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, थोड़ी देर बाद अगर मैं बोलता रहा तो जाहिर सी बात है थोड़ी देर बाद मेरा एक्सरसाइज वाले मोड में आ जाऊंगा, एनर्जी लग रही है, या थोड़ा सा भी आप भागो तो आपको फील हो, उसके बाद आप सोएंगे तो आपको रिलैक्स होगा, दैट इज फिजियोलॉजिक। और एथलीट्स जो कहते हैं हम स्टैमिना बना हुआ होता है जिनका, वो इस वजह से होता है, वो इतनी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं कि उनका हार्ट वो हो चुका होता है, आदि हो चुका होता है कि हमने स्लो काम करना है, इसको जितनी मर्जी एनर्जी जितना मर्जी एक्सरसाइज कर ले हमें हल्का पंप करना है, बीट्स कम ही रखनी है, ठीक है। और ये कोई पैथोलॉजिक भी हो सकती है, यानी ड्रग्स, जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं जो जिनका बीपी बहुत हाई होता है, बीपी कम करने के लिए हम उनको हार्ट की रिदम को स्लो करते हैं, बीट्स को स्लो करते हैं, उसके लिए हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं उनको, ठीक है। और हाइपोथायरॉयडिज्म यानी थायराइड कम हो जाएगा, ये मैं थायराइड का थोड़ा सा आगे आपको बताऊंगा, वो पैथोलॉजिक है, ये भी वाइवा क्वेश्चन है कि फिजियोलॉजिक कॉजेज ऑफ ब्रेडिकार्डिया एंड पैथोलॉजिक कॉजेज ऑफ ब्रेडिकार्डिया। इसका मैकेनिज्म इज जस्ट ऑपोजिट टू द टैकीकार्डिया, एबनॉर्मल डिक्रीज ऑटोमेटिसिटी। अब ऐसे नोड ने फायरिंग करनी थी 60 से 100, उसको कम कर दो, 60 से कम कर दो तो उसकी ब्रेडिकार्डिया चल जाएगा। इसी तरह अब हम पैरासिम्पैथेटिक को इंक्रीज कर दें, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक को हम इंक्रीज कर दें और सिंपैथेटिक को हम डिक्रीज कर दें, ठीक है, दिस, तो क्या हो जाएगा हमारे पास साइनस ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, जाहिर सी बात है क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक सुकून कराता है, पैरासिम्पैथेटिक मींस रिलैक्स, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, सिंपैथेटिक मींस फाइट एंड फ्लाइट, भागना होता है, सो फाइट एंड फ्लाइट से याद रखो आपको टैकीकार्डिया हो रहा है, और पैरासिम्पैथेटिक में यानी कि आप सुकून, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, रेस्ट कर रहे हैं आप, स्लीपिंग में है, ठीक है। और इसी तरह कंडक्शन ब्लॉक, यानी कि अब दूसरी चीज हमने क्या पढ़ा, कंडक्शन ब्लॉक, हमने उसको ब्लॉक कर दिया है, ऐसे नोड से एवी नोड जा रहा था, बहुत तेजी से जा रहा था, हमने उसको स्लो कर दिया तो ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। ईसीजी में फाइंडिंग्स क्या होंगी, जो आरआर पीक्स होंगी वो, अब दरमियान में समझ लो ब्लॉक है तो क्या हो जाएगा, वो देर से आर पीक्स बनेंगी, ठीक है। सो आरआर इंटरवल विल इंक्रीज, बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगे। अब लेट्स जस्ट सी द वेव फॉर्म, अब ये हमारे पास आ गई है साइनस ब्रेडिकार्डिया की वेव। अब देखो इस आर पीक और इस आर पीक के दरमियान में डिस्टेंस बढ़ गया है, 5 ब्लॉक से 5 लार्ज स्क्वायर से ज्यादा हो गया। अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो ये देखो, ये इट इज शॉर्ट एंड दिस इज लॉन्ग, ठीक है, ये 5 था, 3 to 5 था, और ये मोर देन 5 हो गया, इट्स सिंपल लाइक दैट। अब नाउ लेट्स मूव टू, ये मैंने ना एक छोटा सा टेबल लगाया है ताकि अगर किसी को और भी कॉजेज याद करने हैं, कभी कभी वाइवा में कोई पूछ ही लेता है, बहुत अच्छा कोई वाइवा दे रहा हूँ कि अच्छा चले बीटा ब्लॉकर्स का तो पता है आपको, फीवर का पता है, स्लीप का पता है, इसके अलावा और क्या कॉजेज हो सकते हैं, तो मायोकार्डियल ब्रेडिकार्डिया यानी हो रहा होगा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में हो गया है, हाइपोथर्मिया, वो कहते हैं ना ठंड, जो हाइपोथर्मिया में देखा होगा लोग ब्लू भी हो जाते हैं, वो हाइपोथर्मिया से आपका हार्ट रिलैक्स हो रहा होता है, ठंड लग रही होती है, हार्ट इज लाइक फ्रीजिंग, स्लो 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 काम करने लग जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म इज जस्ट लाइक हाइपोथर्मिया, जो आपको थायराइड होता है ना वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर्स को भी मेंटेन कर रहा होता है और मेटाबॉलिक रेट को भी मेंटेन कर रहा है, तो बस वो इस तरह याद कर लो, जब आप एंडो पढ़ोगे तब की बात है, लेकिन अभी इस तरह पढ़ लो कि थायराइड अगर कम हो गया है तो आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो रही है और ठंडी हो रही है, बॉडी कोल्ड हो रही है, तो उसकी वजह से हाइपोथर्मिया से ब्रेडिकार्डिया हो रहा है। इसी तरह ऑपोजिट चले जाओ, थायरोटॉक्सिकोसिस, यहाँ पे है थायरोटॉक्सिकोसिस, थायरोटॉक्सिकोसिस मींस थायराइड की पॉइजनिंग, यानी थायराइड बहुत ज्यादा हो गया, तो वो इसका टोटल ऑपोजिट है कि थायराइड जब ज्यादा हो जाएगा तो आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फीवर होगा और हार्ट रेट बढ़ जाएगा। कि हमने ओरिजिन का तो बात कर ली ना कि ओरिजिन की वजह से क्या हो रहा है, उससे पहले उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि पाथवे में कोई इशू तो नहीं है, कोई ब्लॉक्स तो नहीं है पाथवे में, बैरियर्स तो नहीं बने हुए, या पाथवे में बैरियर्स के अलावा
उसमें कोई एक्स्ट्रा सर्किट्स तो नहीं बने हुए, उनमें जो हम एरिथमियास पढ़ेंगे वो दीज आर द फॉलोइंग एरिथमियास जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। हार्ट ब्लॉक्स, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज है हार्ट ब्लॉक्स। अब हार्ट ब्लॉक्स में क्या है, इंट्रा एट्रियल हो सकते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर हो सकते हैं, या इंट्रावेंट्रिकुलर हो सकते हैं। इसी तरह एसेसरी पाथवेज हो सकते हैं, वुल्फ पार्किंसन वाइट वगैरह, या ट्रिगर्ड हो सकते हैं। ये चीजें हमने कवर करनी है, लेकिन सबसे पहले हम कवर करेंगे हार्ट ब्लॉक्स, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये यूक्यू भी है आपका, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हार्ट ब्लॉक्स, दिस इज अ यूक्यू। अब हार्ट ब्लॉक्स में आपके पास क्या आता है, सबसे पहले हार्ट ब्लॉक क्या है, व्हाट इज हार्ट ब्लॉक, ब्लॉकेज ऑफ इम्पल्स कंडक्शन, यानी हमने इम्पल्स जा रही थी, हमने उसको ब्लॉक कर दिया, यहाँ पे रोक दिए, इससे आगे तुम नहीं जा सकती, ऐसे नोड से एवी नोड में हो गया ब्लॉक, या कोई भी। तो दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। इंट्रा एट्रियल ब्लॉक यानी विद इन द एट्रिया, ऐसे नोड से एवी नोड के अंदर, या लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम में मसला, ठीक है। इंटरनोडल पाथवेज या इंटर एट्रियल पाथवेज होते हैं, ठीक है। दूसरा आ जाता है एवी या एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक्स, जो एट्रियो और वेंट्रिकल्स के दरमियान में कोई मसला आ गया, उनके दरमियान में बैरियर लगा दिए, एवी नोड में कोई मसला है, ठीक है। अच्छा, फिर तीसरा आ जाता है इंट्रा वेंट्रिकुलर ब्लॉक्स, यानी वेंट्रिकल्स के अंदर अंदर कोई मसला है, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एवी ब्लॉक्स है, वो हम इन डेप्थ पर। अब इंट्रा एट्रियल, विद इन द एट्रिया क्या मसले हो सकते हैं, सबसे पहले साइनस अरेस्ट हो सकता है, यानी ऐसे नोड अच्छा भला फायर कर रहा था थोड़ी थोड़ी देर बाद, ठीक है, लाइक आफ्टर एवरी 1 सेकेंड या 0.08 सेकेंड, ठीक है। क्या हुआ उसको, वो एकदम से करते करते अरेस्ट हो गया, वो कहता मैं चलूंगा ही नहीं, ठीक है, डेड हो गया, वो कह रहा मैंने नहीं चलना, वो रुक गया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, इम्पल्स नहीं बनेगी, पी वेव क्यू आर एस टी नहीं बनेगी, ठीक है। अब क्या हुआ, ऐसे नोड फेज टू जनरेट इम्पल्स अकर्स इन सिक साइनस सिंड्रोम, ये भी एक टाइप का सिंड्रोम है, उसमें आपका साइनस नोड को कुछ हुआ हुआ होता है, या वो डेड हो चुका होता है, या वो इम्पल्स आगे नहीं फायर कर सकता, या इंटरनोडल पाथवेज में कोई इशू हो जाता है, इसको सिक साइनस सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया साइनस अरेस्ट। एक और हो सकता है साइनो एट्रियल ब्लॉक। साइनो एट्रियल ब्लॉक यानी इम्पल्स इन ऐसे नोड इज जनरेटेड, ऐसे नोड में बनी है, यानी ऐसे नोड ने फायर की, लेकिन उससे आगे जो पाथवे है उसमें नहीं जा रही, यानी कि इफ आई शेयर दैट, इफ आई ओपन दैट, ये आपको याद है, यहां से स्पार्क बनी है, ठीक है, यहाँ लेट्स स्टार बनाया है, ये यहाँ बनी है, लेकिन ये इधर से इधर नहीं जा पाई। क्यों नहीं जा पाई, क्योंकि यहाँ कोई ब्लॉक है, यहाँ कोई ब्लॉक है, यहाँ कोई ब्लॉक है, या यहाँ ब्लॉक है, यानी जो एट्रियल या इंटरनोडल पाथवेज थे उनमें कोई ब्लॉक हो रहा है, उसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, साइनो एट्रियल ब्लॉक हो रहा है, यानी साइनस से पूरे एट्रियम के अंदर नहीं फैल पा रहे, ये नहीं हो रहा हमारे पास, ठीक है। अब ईसीजी पे क्या फाइंडिंग्स होंगी, जाहिर सी बात है, लेट्स जस्ट थिंक, अब ऐसे नोड से फायरिंग हो गई लेकिन एट्रिया में नहीं पहुंची, या ऐसे नोड से फायरिंग ही नहीं हुई, तो क्या होगा, पी वेव ही नहीं बनेगी। जब पी वेव ऐसे नोड से बनी ही नहीं है, उससे पी ऐसे नोड में नहीं बनी, एवी नोड में नहीं पहुंची, एवी नोड में नहीं पहुंची तो आगे वेंट्रिकल्स में नहीं पहुंची, जाहिर सी बात है ना पी वेव बनेगी, ना क्यू आर एस बनेगा, ना टी बनेगा, यानी पूरी जो बीट होगी, पूरी कार्डियक इंपल्स वो मिस हो जाएगी, दैट इज नोन एज मिस्ड बीट। तो हमारे पास ईसीजी में अच्छी भली ईसीजी चल रही थी, ये पूरी आ रही थी वेव, टी आई, उसके बाद आगे पी वेव ही नहीं बनी, फ्लैट हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। ऐसे नोड हो सकता है थोड़ी देर बाद ऐसे नोड खुद ब खुद रिज्यूम कर ले, यानी एक थोड़ी देर के लिए ऐसे नोड बंद हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद ओह मैं सो क्यों गई, लेट्स जस्ट, मैंने तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करना था, मैंने बीट्स बनानी थी, थोड़ी देर बाद वो फिर दोबारा बनाना शुरू कर दिया, फिर सो गई वो, फिर हमारे पास पी क्यू आर एस टी मिस हो गया, मिस बीट आई, फिर थोड़ी देर बाद बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अगर वो नहीं बना रही हो, सॉरी, अगर वो बना रही हो तो उसको हम स्केप रिदम कहेंगे, या स्केप बीट कहेंगे, या स्केप रिदम, ये मैंने आपको बता दिया था, बीट होगी तब जब सिर्फ एक है, स्केप रिदम होगी अगर वो थोड़ी देर बाद बीट्स बन जाएगा, रिदम बन जाए पूरा ऊपर। अब देखो ये हमारे पास एक नॉर्मल ईसीजी चल रही थी, अच्छी भली चल रही है, लेकिन कोई बीट ही नहीं आई, सो दैट विल गिव अ मिस्ड बीट, PQRST पूरा स्किप हो गया, सो इसमें हम क्या कहेंगे, इंटर एट्रियल ब्लॉक है कोई, पी वेव क्यू आर एस टी सब कुछ ही नहीं बना, देखो टी के बाद इतनी देर तक कुछ भी नहीं बना, फिर हमारे पास आ गया ये एक और नेक्स्ट बीट रिज्यूम हो गई, ठीक है।
अब यही चीज अगर हम यहाँ पे एक और रिज्यूम हो गई, ऐसे नोट एकदम से जाग गई, दोबारा एक स्केप बीट दे दी, तो हम उसको कहेंगे ऐसे नोट रिज्यूम पेसिंग या स्केप बीट दे दी। तो मिस्ड बीट यानी पीक्यू ऐसे नोड से एवी नोड तक नहीं पहुंच रहा या ऐसे नोड में ही नहीं बन रहा, इंटर एट्रियल ब्लॉक है, तो हमारे पास पूरी मिस्ड बीट होगी। ठीक है, पीक्यूआरएसटी पूरा स्किप हो गया। अब जो ये मिस्ड बीट है ना, ये तो यहाँ पे हमने कहा कि एस ए नोड ने खुद ब खुद फायरिंग कर ली, ठीक है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ऐसे नोड खुद ब खुद फायरिंग नहीं करती, और क्या होता है, ऐसे नोड सो गई है पक्की। अब हार्ट ने तो बीट करना है ना, थोड़ी देर बाद एवी नोड को याद आ जाएगा या पर्किंजी फाइबर्स को याद आ जाएगा कि हाँ यार, हाँ ऐसे नोड तो काम नहीं कर रहे, लेट्स बैक हिम अप। वो बैकअप है ना हमारे पास, वो लेटेंट सेकेंडरी पेसमेकर्स है, तो वो बैकअप देंगे। उसके बारे में वी विल जस्ट डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट। I'm gonna stop my share here। उसको हम escape beat से escape rhythm कहेंगे और उसकी types हम discuss करेंगे next। escape beats। अब हम I was gonna tell you guys कि escape beats क्या है हमारे पास। हमने कहा कि हमारे पास इंटरएट्रियल ब्लॉक हो रहा है, ठीक है, इंटरएट्रियल ब्लॉक हो रहा है हमारे पास, और हमारे पास मिस बीट आ रही है। अब मिस बीट को बचाने के लिए हो सकता है साइनस नोड वापस जाग जाए, या हो सकता है हमारे पास कोई और जो लेटेंट पेसमेकर्स है, सेकेंडरी पेसमेकर्स जो बैकअप हैं, वो हमारे पास बीट दें। अब तो वो जो बीट देंगे उसके लिए हमारे पास क्या है कि दीज आर नोन एज एस्केप बीट्स। अब ये जो एस्केप बीट्स हैं, दे कैन क्या कहते हैं, एस्केप बीट्स को क्या हो सकता है, अगर वो कंटिन्यूसली आती रहे एस्केप बीट्स, तो क्या होता है, एस्केप रिदम बन जाएगी। अब जो एस्केप रिदम है, दे या बीट्स, दे कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। एट्रियल एस्केप बीट या रिदम, नोडल जिसको हम एवी नोडल भी कहते हैं, या जंक्शनल स्केप बीट, या वेंट्रिकुलर स्केप बीट, ठीक है। अब हमारे पास इन तीनों में फर्क क्या है और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन बैकअप दे रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें पता है तीनों का बैकअप थोड़ा सा डिफरेंट है। एट्रियल स्केप रिदम, एट्रियल एक्टोपिक फोकस का मतलब है कि वहां पे कोई पेसमेकर बन गया है, कोई ऐसा पार्ट है जिसको हम फोकस कह रहे हैं, उस पार्ट पेसमेकर है, ठीक है। तो अब एट्रियल एक्टोपिक फोकस है, उससे हमारे पास क्या होगा, बीट 60 to 80 आएगा। अब जैसे ये एट्री है ना, अब यहाँ पे ये ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक था, तो उससे बचाने के लिए हमारे पास एक यहाँ पे फोकस बन गया, एट्रियम में फोकस बन गया, यहाँ बन गया, ये यहाँ बन गया, ठीक है, ताकि वो रिज्यूम कर सके। ये ब्लॉक तो हमारे पास कंटिन्यू रहेगा, यहाँ पे बन गया। अगर एट्रियम में बन जाएंगे ना, यहाँ पे जैसे ये एट्रियल टिश्यू है, जो ये सर्कल्स बनाए हैं मैंने, तो दे विल बी गिविंग अ हार्ट रेट बिटवीन 60 to 80 पर मिनट। अब इसको हम ईसीजी पे कैसे देखेंगे कि फर्क कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्मल है या एट्रियल स्केप रिदम है। इसकी जो पी वेव बनेगी, उसकी जो शेप होगी वो चेंज हो जाएगी। अभी आपको शो करता हूं मैं। दिस इज अ नॉर्मल जो हमारे पास चल रही थी इंटर एट्रियल, मिस बीट आ गई, यहाँ पे को देखो मिस बीट आई है। अब इसको स्केप करने के लिए यहाँ पे अगर इस पे फोकस करो, ये जो यहाँ पे मेरा रेड डॉट है, अगर मैं इसको जूम इन करूं तो ये देखो, इस ये जहां पे है, इसमें और इस पी वेव में थोड़ा सा फर्क है ना। इसमें ये जो स्केप आई है और इसमें थोड़ा सा फर्क है ना। अब ये फर्क हमें कैसे पता चलेगा, दिस इज एट्रियल स्केप बीट। अब एट्रियल स्केप बीट में क्या फर्क है नॉर्मल से, आई विल जस्ट ड्रॉ दिस हियर। अब ये देखो, ये हमारे पास होती है, समझ लो नॉर्मल पी वेव, इट्स लाइक दिस, ठीक है, एक कर्व सा डोम होता है, ठीक है, कर्व्ड होती है। जो एट्रियल स्केप बीट होती है ना, उसकी एक पीक होती है, इट्स लाइक दिस, वो नोकीली होती है यूं करके, ठीक है, यूं करके होती है। सो इसमें और इसमें हमें, दिस इज नॉर्मल और दिस इज एट्रियल, ठीक है, तो हमें फर्क पता चल जाएगा। इसीलिए अब हम ये देखें, लेट मी जस्ट रिवाइज दिस, ये मिस बीट आई, ये नॉर्मल बीट रिदम चल रही है, उसके दरमियान में हमारे पास क्या आ गई, मिस बीट हो गई, उसको स्केप बीट दी हमने बचाव के लिए। लेकिन उस बीट की जो शेप है पी वेव की, वो क्या है हमारे पास, पॉइंटी है, पॉइंटेड है, तो उसको हम कहेंगे एट्रियल स्केप बीट है, जिसकी वैल्यू है 60 to 80 पर मिनट देगा, एट्रिया खुद एट्रियम में फोकस। अब नाउ लेट्स जंप टू नोडल या जंक्शनल, एवी नोड से जो निकलेगी उसको हम क्या कहेंगे, उसके बारे में क्या है कि एवी नोड में कहीं पे फोकस बन गया है, वो क्या होता है 40 to 60 बीट्स पर मिनट होता है।
अब लेट्स सी कि वो कैसे बन रहा है। वो एवी नोड, दिस इज द एवी नोड ना। अब यहाँ पे फोकस बन दिस, ये जो सर्कल मैंने अभी बनाया है दिस, ये फोकस बन गया। अब यहाँ से जो नोड निकलेगी वो हमारे पास जो शेप देगी वो हमें कैसे पता चलेगा कि नोडल आई है। अब थोड़ा सा सोचो, नोडल का मतलब है यानी कि एवी नोड में हो रही है, एवी नोड के बाद यानी जो जंक्शन है उस जगह में हो रही है, यानी एवी नोड से पहले पहले चीजें इंपल्स उनको नहीं पहुंचेगी, जो एट्रिया है उसको इंपल्स नहीं पहुंचेगी। जब एट्रिया को इंपल्स नहीं पहुंचेगी तो हमारे पास क्या होगा, पी वेव बनेगी नहीं। पी वेव तो है ही एट्रिया की वेव ना, तो पी वेव नहीं बनेगी, तो डायरेक्ट क्या बनेगा, क्यू आर एस बनेगा। एंड लेट्स जस्ट सी के ये नॉर्मल चल रही थी, यहाँ पे आई हमारे पास मिस बीट, इस जगह में मिस बीट आ गई। तो अब हमारे पास क्या हो गई, ये यहाँ पे ये स्केप बीट आई, लेकिन इस स्केप बीट में देखो यहाँ पी वेव नहीं है और सीधी ये क्यू आर एस बन गया है पॉइंटेड। तो इसको हम कहते हैं नोडल या जंक्शनल स्केप बीट। सही है, ये इस वजह से इसमें, इस वजह से वी कैन से कि अब ये दिस इज, इसको हम समराइज कैसे करेंगे, दिस इज अ साइनो एट्रियल ब्लॉक विद नोडल स्केप बीट। साइनो एट्रियल ब्लॉक विद नोडल स्केप बीट। देखो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि एक नोडल स्केप बीट है, अगर यही नोडल स्केप बीट कंटिन्यू रहे, ऐसी बीट्स आती रहे जिसमें पी वेव नहीं बन रही होगी, सिर्फ ये क्यू आर एस बन रहा होगा, तो वी कैन से दिस इज टर्न इनटू अ नोडल स्केप रिदम, नोडल या जंक्शनल स्केप रिदम। गॉट माय कॉन्सेप्ट। नाउ कमिंग टू वेंट्रिकुलर स्केप रिदम। अब एवी सॉरी एट्रिया में कोई फोकस नहीं बना, एवी नोड में फोकस नहीं बना, इंस्टेड वेंट्रिकल्स में फोकस बन गया, वेंट्रिकल्स ने टेक ओवर कर लिया। वेंट्रिकल्स का फायरिंग रेट इज 15 to 40 पर मिनट। अब वेंट्रिकल्स ने जो फायर किया ना, लेट मी जस्ट शो के किस तरह बना वो, इसकी जगह वो वेंट्रिकल्स है, यहाँ पे कोई फोकस बन गया, यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, कोई भी वेंट्रिकुलर फोकस बन गया। ठीक है, इन वेंट्रिकुलर फोकस की वजह से जो हमारे पास, अब देखो अब वेंट्रिकुलर फोकस है तो हमारे पास क्या पता है हमें ना, हमारे पास एट्रिया का कोई फैक्टर, एट्रिया का वेक्टर नहीं बन रहा होगा। ठीक है, एट्रिया डीपोलराइज नहीं हो रहे, जो एवी नोड है वो डीपोलराइज नहीं हो रही। ठीक है, तो सिर्फ वेंट्रिकल्स हो रहे हैं। अब जो वेंट्रिकल्स जब डीपोलराइज होंगे ना और वेंट्रिकुलर नोड होगी ना, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक शेप आती है और ये बहुत यूनिक है, ये ईसीजी में फौरन नजर आती है। तो उस शेप की वजह से हमें पता चल जाएगा दिस इज अ वेंट्रिकुलर स्केप रिदम। अब देखेंगे मिस बी टाइप स्केप रिदम आ गई। अब ये देखो, ये ऐसे लग रहा है ना, हम जो एवी करंट की बनाते होते थे, दिस इज, इट्स जस्ट लाइक दिस, ये यूं करके, इंस्टेड ऑफ लाइक दिस पॉइंटी, इट इज लाइक दिस, यूं करके। ठीक है, इंस्टेड ऑफ पॉइंटी इट इज यूं, ऊपर नीचे दोनों करें। देखो इसमें नोक नहीं, यहाँ पे और यहाँ पे देयर इज नो पॉइंट, ये कर्व बन गया। ठीक है, इसको वो कहते हैं ना, साइनोसाइडल कर्व कहते हैं, ऊपर नीचे दोनों में बन रहा होता है। ठीक है, सो इस तरह हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास क्या क्या किस टाइप की बीट आ रही है। ठीक है, तो इफ वी समराइज, जो एवी नोट की बीट बन रही थी, लेट्स जस्ट ड्रॉ दिस, कि जो अगर स्केप बीट आए, अगर उसका पी वेव इज कन्वर्टेड लाइक दिस, इज पॉइंटी, दैट इज एट्रियल स्केप बीट। ठीक है, अगर जो पी वेव बने ही ना और हमारे पास डायरेक्ट क्यू करके पीक आ रही हो, तो दैट इज जंक्शनल या नोडल। ठीक है, और अगर हमारे पास आ जाए क्या कहते हैं वेंट्रिकल्स की आ रही हो, तो वेंट्रिकुलर की उसकी शेप होती है यूं करके। ठीक है, इट्स लाइक यूं चलती चलती यूं आ जाएगी, यूं, दैट इज वेंट्रिकुलर स्केप बीट। समझ आ गई ये वाली चीज। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट, एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक्स। एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक्स हार्ट ब्लॉक्स जो हैं, इसकी अब हम हमने कर लिया, हमने कहा था ना हार्ट ब्लॉक्स की 3 टाइप्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है एट्रियोवेंट्रिकुलर, यानी एट्रिया में तो सब कुछ ठीक है, यानी कि इसको अगर हम रिमूव करें यहाँ से, तो हमारे पास इम्पल्स है वो एट्रिया में तो है, यहाँ तो है, लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच पा रही, तो एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक बन गया है।
अब हम क्या कहेंगे, एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक्स, दीज आर द प्योर हार्ट ब्लॉक्स, इनको हार्ट ब्लॉक्स भी कहते हैं। इनकी फर्दर कैटेगरीज हैं, दे आर टू कैटेगरीज, इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट। जो इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक्स हैं, दे हैव टू फर्दर टाइप्स, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, ठीक है। और जो कंप्लीट है उसको हम थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक भी कहते हैं। सो फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक्स आर इनकम्प्लीट, यानी कि कुछ पहुंच रही है या बिल्कुल भी एट्रियो वेंट्रिकल सेपरेट नहीं हुए, उनके दरमियान में हो सकता है लाइक जो बैरियर है वो हमने कोई ऐसी चीज से बनाया जिसमें से एक आध निकल जाता है कोई बच बुच के, ठीक है। लेकिन जो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है थर्ड डिग्री, उसमें हमने सीमेंट की दीवार बना दी है, कुछ भी नहीं गुजर सकता आगे, ठीक है। इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक्स को हम इन डेप्थ पढ़ते हैं। हमने कहा दे आर इनकम्प्लीट की फर्दर टू डिग्रीज हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, यानी फर्स्ट डिग्री इज माइनर, सेकंड डिग्री विल बी सिवियर, ठीक है। तो अब जो फर्स्ट डिग्री है ना, इसमें होता क्या है, क्या हो रहा होता है हार्ट में। फर्स्ट डिग्री मींस द पी आर इंटरवल विल चेंज। जो पी आर इंटरवल था ना, यू गाइस रिमेंबर, जो पी वेव के बाद क्यू वेव तक जो मिला के पी आर इंटरवल बन रहा था, जो ये इंटरवल है ये नॉर्मली होता है 0.12 सेकंड से लेके 0.2 सेकंड्स का। अगर ये इंक्रीज हो जाए, इसकी वैल्यू ये लंबा हो जाए पी आर इंटरवल, तो हम फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक कहेंगे, ठीक है। अब इसकी कॉज क्या है, मोर देन नॉर्मल एवी नोडल डिले। सबको पता है वो जो पी आर इंटर, वो जो फ्लैट लाइन आ रही थी ईसीजी में, एक सेकंड में जस्ट नोट यहीं पे हम बना लेते हैं, ये दिस वाज पी वेव। अब पी वेव के बाद ये क्यू आ रही थी, ठीक है, पी एंड क्यू। अब ये जो ये यहां से लेके यहां तक था ना, ये पार्ट क्या था, एवी डिले। ये इतना टाइम एवी डिले में लग रहा था, ठीक है। अगर ये एवी डिले हम इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पी वेव, ये पी आर इंटरवल विल इंक्रीज, ठीक है। तो इंक्रीज पी आर इंटरवल का मतलब है कि हमारे पास जो एवी नोडल डिले है, जो एक्चुअली होता है 0.13 सेकेंड्स का, वो इंक्रीज हो गया। all the impulses but all the impulses are conducted from atria to ventricles। फर्स्ट डिग्री है, इनकम्प्लीट है, बस क्या हो रहा है हमारे पास, जो इम्पल्सेस है वो स्लोली जा रही हैं, लेकिन जा लाजमी रही हैं, दे कोई भी स्किप नहीं हो रही, लाजमी जाएंगी एट्रिया टू वेंट्रिकल, ठीक है। कैसे पता चलेगा सारी जा रही हैं, ईच पी वेव विल बी फॉलोड बाय अ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। पी वेव एट्रिया में था, क्यूआरएस बनी, यानी कि एट्रिया से वेंट्रिकल तक पहुंच गई है, लेकिन सिर्फ क्या हुआ, एवी नोडल डिले बढ़ा है, तो हमारे पास पीआर इंटरवल पहले इतना था, फिर वो थोड़ा बढ़ जाएगा। अब इसकी ईसीजी पे हमें क्या चेंजेस नजर आएंगे, दिस इज द फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, ठीक है। अब ये नॉर्मल चल रही थी, देखने में ये ऐसे लग रहा होगा कि दिस इज अ नॉर्मल वेव फॉर्म, बट दिस इज नॉट अ नॉर्मल वेव फॉर्म। व्हाई? सबसे पहले हमने दिस इज द पी वेव, ठीक है। अब पी वेव से लेके द पी वेव से लेके क्यू वेव तक, यहाँ पे देखो ये सेगमेंट और ये लंबा हो गया सेगमेंट, इसको हम मेंशन कर देते हैं इस तरह। देखो ये 0.16 सेकंड था, समझ लो यहाँ पे पी आर इंटरवल, यहाँ पे 0.28 सेकंड हो गया, यानी कि द पी आर इंटरवल हैज इलोंगेटेड। इसका क्या मतलब है, और लेकिन दूसरी टर्म, दूसरी कंडीशन क्या थी, एवरी पी वेव, दिस इज द फर्स्ट पी वेव इज फॉलोड बाय अ क्यूआरएस, every p wave is followed by a QRS। so हर p wave के बाद QRS बन रही है, तो बट क्या हो रहा है, उनके दरमियान में सिर्फ दिस इज द p wave, दिस इज द QRS, उनके दरमियान में सिर्फ डिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन दोनों बन लाजमी नहीं है। तो दिस विल बी द फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। समझ आ गई। और फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक इन कंडीशंस में हो जाता है, इस्कीमिया ऑफ एवी नोड, हो सकता है ऐसे नोड से एवी नोड पहुंच गए, लेकिन एवी नोड में जो सेल्स थे वो कुछ इस्कीमिक हो गए, कुछ डेड हो गए, तो वो स्लो काम कर रहे हैं, ठीक है। या एवी नोड को किसी तरह हमने इर्द गिर्द कोई स्कार टिश्यू था, फाइब्रस टिश्यू था, वो एवी नोड को प्रेस कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। जाहिर सी बात है, जो फाइब्रस शीट थी इतनी बड़ी थी, एवी नोड फाइब्रस शीट के अंदर प्रेजेंट थी ना, अगर उस फाइब्रस शीट में कोई इशू हो गया तो एवी नोड को स्लो कर देगी। एवी नोड की इन्फ्लेमेशन हो गई, वो बड़ी हो गई है, उसके अंदर से वो पहले नॉर्मल इतनी सी थी तो वो इजीली करंट पास कर गया, अब वो इतनी बड़ी हो गई तो उसको करंट को पास होने में टाइम लग रहा है। और वेगस नर्व की इंक्रीज स्टिमुलेशन हो गई, ये आपको पता होना चाहिए, जो पैरासिम्पैथेटिक या वेगस है ना, वो एस एवी नोड पे ज्यादा असर करती है, ठीक है, नोड्स पे ज्यादा असर करती है, तो वो एवी नोड को ज्यादा
सप्रेस कर दे, इनहिबिट कर दे, या फिर बीटा ब्लॉकर्स या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये हार्ट पेशेंट्स जिनके फैमिलीज में उनको पता होगा बीटा ब्लॉकर्स लेते हैं, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वो इजी डे है, ठीक है। इस तरह की ये दवाइयां नॉर्मली लेते हैं। बीटा ब्लॉकर्स में आपके पास प्रोपेनालॉल, एंजाइटी वाले जो स्टूडेंट्स जिनको एंजाइटी होगी वो भी लेते हैं प्रोपेनालॉल। तो ये क्या करते हैं, आपके हार्ट की रेट को स्लो कर रहे होते हैं, और लेकिन इनसे इनके साइड इफेक्ट्स में ये है कि फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक भी हो सकता है अगर ये एक्सेसिव ले लिए जाए, ठीक है। तो दीज आर द कॉजेज ऑफ फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। के पीछे मैकेनिज्म क्या है, और ईसीजी में हमारे पास ये चेंज नजर आ रहा होता है। ये बहुत माइनर से चेंज है, इसी वजह से मैं बताया था कि ईसीजी की आपको वैल्यूज पता होंगी कि ये पीआर सेगमेंट नॉर्मली इतना होता है, तो आपको उसकी स्क्वायर्स बढ़ेंगे तो आपको पता चले, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, लेकिन ये भी क्या है, इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक है। अब जो सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है ना, इसमें क्या है, सम इम्पल्सेस कंडक्ट फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स बट सम डू नॉट। पिछले में क्या था, ऑल वर कंडक्टेड, हर पी के बाद क्यूआरएस थी। इसमें क्या होगा, पी वेव्स बनेंगी, कुछ पी वेव्स के बाद क्यूआरएस नहीं बनेगी, कुछ के बाद बनेगी। फॉर नॉट और जो पी वेव बनेगी उसके बाद क्यूआरएस नहीं बनेगी ना, जब क्यूआरएस नहीं बनेगी तो लेकिन पीआरएस होगी, पी वेव होगी और क्यूआरएस नहीं होगी, तो उसको हम कहते हैं ड्रॉप पीक्स। अब जो इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक्स की सेकंड डिग्री है, सेकंड डिग्री का मतलब समझ आ गया ना कि कुछ हो रही है पी वेव के बाद आगे क्यूआरएस बन रही है, कुछ नहीं बनेगी। अब जो सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है, इसकी there are further two types. These are known as Mobitz 1. The word is Mobitz. Mobitz 1 या Mobitz 2. ठीक है, आपकी मर्जी, आप टी को प्रोनाउंस करो, यानी Mobitz 1 या Mobitz 2. अब जो Mobitz 1 है, इसको हम टाइप 1 भी कहते हैं, ठीक है। टाइप 1 सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक और वेनकी बैक फिनोमिना, टाइप 1 और वेनकी बैक फिनोमिना, ठीक है। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। Mobitz 1, Mobitz 1 हमने कहा इट इज अ सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, लेकिन ये इनकम्प्लीट है, ठीक है। और क्या है, इसको हम वेन की बैक भी कहते हैं। अब क्या होता है, ग्रेजुअल लेंथनिंग ऑफ द पीआर सेगमेंट। जो पहले पीआर इंटरवल इतना सा था, इट वाज लाइक 0.12 सेकंड, थोड़ी देर बाद वो 0.18 सेकंड हुआ, फिर अगली बीट में वो 0.23 सेकंड हुआ, फिर अगली में 0.28 हो गया। तो वो ग्रेजुअल लेंथनिंग, एक बीट से दूसरी में आहिस्ता आहिस्ता वो उसका जो डिस्टेंस है पहले इतना था, फिर वो इतना, फिर वो इतना, फिर वो इंक्रीज होता जाएगा। तो क्या है हमारे पास, ग्रेजुअल इंक्रीज इन द पीआर इंटरवल। और लेकिन जो लास्ट पी वेव होगी ना, आखिरी पी वेव बनेगी, लेकिन उसके बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, नोन एज ड्रॉप बीट। समझ आ गई। सो Mobitz 1 or Wenke-Back phenomena is second degree heart block. It happens when the PR interval gradually increases. However, the last P wave is not followed by a QRS complex, and this forms, क्या कहते हैं इसको हम, a drop beat. P wave बनेगी लेकिन उसके बाद straight line आ जाएगी, QRS नहीं बनेगा। Let's just show कि Wenke-Back phenomena की ECG हमें कैसे अपीयर होगी। ये देखो, नॉर्मल चल रहा है 0.16, इंक्रीज हो रहा है पीआर इंटरवल। अब ये आई पी वेव, लेकिन इसके बाद क्यूआरएस नहीं बना, क्यूआरएस नहीं बना, सो दिस इज ड्रॉप बीट। पी वेव नॉट फॉलोड बाय क्यूआरएस, लेकिन इतनी उसके बाद ये एक और वेव आ गई। तो देखो, इन दोनों के दरमियान में एक स्ट्रेट लाइन है, और पी वेव और पी वेव है सिर्फ, इसके बाद क्यूआरएस होनी चाहिए थी ना। नॉर्मली पी वेव इज फॉलोड बाय टी वेव, यही है ना, दिस इज अ टी वेव, सॉरी दिस इज अ टी वेव इज फॉलोड बाय अ पी वेव इज फॉलोड बाय अ क्यूआरएस के बाद टी वेव के बाद पी वेव आनी थी, लेकिन यहाँ पे पी वेव के बाद क्यूआरएस बना ही नहीं है, और स्ट्रेट लाइन आ गई। सो दिस इज अ ड्रॉप्ड बीट, वेनकी बैक और Mobitz 1। अब हम आ जाते हैं इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक की सेकेंड डिग्री की एक और टाइप है, Mobitz 2 या Mobitz फिनोमिना। The second degree heart block, Mobitz 2 या Mobitz phenomena is intermittent conduction of impulses from atria to ventricle। यानी intermittent का मतलब है थोड़ी थोड़ी देर बाद पी वेव आएगी, फिर क्यूआरएस बनेगी, फिर कुछ नहीं आएंगी। होता क्या है इसमें, ईसीजी में ओकेजनल ड्रॉप बीट्स, यानी कि पी वेव बनी है, उसके बाद हो सकता है क्यूआरएस बने, हो सकता है ना बने, लेकिन इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू बन जाती है, यानी कि एक इसका एक अपना क्या कहते हैं रिदम बन जाती है कि 2 पी वेव आएंगी, उसके बाद एक क्यूआरएस आएगी, ये पक्का हो जाएगा, यानी सिर्फ 2 पी वेव्स के बाद क्यूआरएस आएगा।
या 3 पी वेव्स आएंगी उसके बाद QRS आएगा। इसको हम कहते हैं PQRS रेशियो भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो नीचे है 2:1, यानी इफ 2 P waves are followed by 1 QRS, then we say this is 2:1. Mobitz type 2 with 2:1. या 3 P waves के बाद एक QRS आए तो we will say it is Mobitz type 2 with 3:1. लेकिन the important thing to note is कि हमारे पास the PR interval remains normal, यानी कि वो 0.12 से लेके 0.2 सेकेंड तक ही रहेगा, वो इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। सो अगर हम एक्सप्लेन करें व्हाट इज Mobitz type 2, इट इज ओकेजनल ड्रॉप बीट्स, नॉट ऑल पी वेव्स आर फॉलोड बाय QRS, कोई एक स्पेसिफिक रेशियो बन जाती है उसकी, PR इंटरवल रिमेन्स नॉर्मल। अब हम इसको देखते हैं ECG के अंदर। बिफोर गोइंग टू दैट पहले हम ECG में देख लेते हैं, फिर मैं इसकी थोड़ी सी वो चीजें बताता हूँ। 2 P waves 1 QRS यानी 2:1 ब्लॉक, Mobitz 2 जो है Mobitz फिनोमेना ऑफ 2:1 ब्लॉक, उसकी एग्जांपल ये देखें। दिस इज 1 P वेव, इसके बाद हमारे पास एक ड्रॉप बीट आई, उसके बाद एक और P वेव आई, फिर हमारे पास एक QRS आया। सो अगर हम इसको देखते हैं तो दिस इज 1 P वेव, दिस इज 2, सो 2 रेशियो और एक ये 1 QRS बना, 2:1, सो P रेशियो QRS इज 2:1। इस तरह हम इसको कहते हैं कि ये कौन सी डिग्री का हार्ट ब्लॉक है। दिस इज अ सेकेंड डिग्री, इसको हम इस तरह एक्सप्लेन करेंगे। सो माय पेशेंट फ्ला एज वगैरह इज सफरिंग फ्रॉम अ सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक Mobitz type 2 with a PQRS रेशियो ऑफ 2:1। सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक की जो दो टाइप्स हैं Mobitz 1 एंड Mobitz 2, उनको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। सो Wenckebach वर्सेस Mobitz। अब Mobitz 1 एंड 2 को इस तरह डिफरेंशिएट करेंगे। हमने कहा Mobitz 1 में क्या हो रहा है कि देयर इज ग्रेजुअल लेंथनिंग ऑफ PR इंटरवल। अगर आप ECG देखो, आपने देखा कि इसमें P वेव के बाद QRS नहीं आया, तो आपको लगेगा कि इसको ब्लॉक चल रहा है, AV ब्लॉक है, ठीक है, आपको पता चल जाएगा सेकंड डिग्री ब्लॉक है, ठीक है, इनकम्प्लीट, कि एक P वेव के बाद QRS नहीं आया, फिर एक और P वेव आ गई, ठीक है। अगर आप लेकिन देखो कि उसका PR इंटरवल जो है वो इक्वल है, if the PR interval is normal but still there are missed beats, यानी not every P wave is followed by QRS, तो हम इसको कहेंगे Mobitz type 2, यानी कि PR इंटरवल तो सेम है, यानी लेट्स जस्ट सी द वेव फॉर्म। PR इंटरवल हमारे पास चेंज नहीं हुआ, देखो ना, दिस इज फॉलो माय पॉइंटर, ये PR इंटरवल और ये PR इंटरवल, ये PR इंटरवल, ये सारे सेम है, ठीक है, ये चेंज नहीं हुए। लेकिन हमारे पास P wave is not followed by a QRS, it is again followed by a P wave which is followed by a QRS, तो 2:1 बन गया। So if there is missed beats, dropped beats, QRS नहीं बन रहा, dropped हो रहा है, लेकिन PR इंटरवल नॉर्मल है, this is Mobitz type 2। However, अगर आप देखो Mobitz type 1 इसकी ECG में, और यहाँ पे लेबलिंग भी हुई है वैल्यूज की, तो देखना जो PR इंटरवल है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, ये ऊपर लिखा हुआ है 0.16 सेकंड से वो 0.2 सेकंड हो गया, 0.28 सेकंड हो गया, देखो ग्रेजुअली ये लेंथन हो रही है ये जगह, ठीक है। और उसके बाद जो P वेव आई दैट इज नॉट फॉलोड बाय अ QRS, सो हमारे पास एक ड्रॉप बीट आ गई। if there is gradual lengthening of PR interval and then we have a drop beat, then that is Mobitz 1 or Wenckebach. If we have a normal fixed constant PR interval but P waves are not followed by QRS, then we have a Mobitz type 2। अच्छा, Mobitz type 2 के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, इट इज द मोर सीरियस देन Mobitz type 1, ठीक है। इट कैन प्रोग्रेस टू कंप्लीट ब्लॉक, ठीक है, ये कंप्लीट ब्लॉक की तरफ प्रोग्रेस कर सकता है, और उसके बाद हार्ट यानी हार्ट में करंट इंपल्स ब्लॉक हो सकती है। इस वजह से इसके लिए परमानेंट पेस मेकर चाहिए होता है, पता हो सुना होगा, फिल्मों में भी बड़ा दिखाते हैं, ड्रामों में भी, कि पेस मेकर डाल गया, इसके हार्ट में पेस मेकर डाल गया, ठीक है। और ये मैंने हैरिसन से लिया है, ठीक है, सो देयर इज नो एम्बिग्यूटी इन दिस।
अब हम आते हैं थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक्स पे, या इसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक्स भी कहते हैं। अच्छा, इससे पहले लेट्स जस्ट शो कि कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हम कह क्या रहे हैं, किस चीज को कह रहे हैं कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, ठीक है। अब हमने कहा कि देखो पहले हम यहाँ से ऐसे नोड से एवी नोड फिर ये यू पूरक इम्पल्स नहीं हो जाना था, ठीक है। लेकिन हमने अब बैरियर जो है वो लगा दिया। अगर हमने यहाँ पे एक ऐसा बैरियर है, एवी एवी ब्लॉक है ना, एवी ब्लॉक यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक है, तो यहाँ पे हमने बैरियर ऐसा इतना थिक समझ लो, इतना स्ट्रॉन्ग बैरियर लगा दिया, सीमेंट की दीवार लगा दी कि इससे आगे कुछ जा ही नहीं सकता, ठीक है। जब कुछ आगे नहीं जा सकता तो हमारे पास क्या होगा कि पी वेव्स तो बनेंगी, जाहिर सी बात है, यहाँ तो ये तो पूरा डिपोलराइज हो रहा है ना, तो पी वेव विल बी देयर, ठीक है। लेकिन जो क्यू आर एस थी वो या नहीं बनेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि इम्पल्स आगे नहीं आ रही। ओके लेट्स जस्ट सी कि है क्या कंप्लीट ब्लॉक। इट इज थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक्स या कंप्लीट हार्ट ब्लॉक्स, टोटल ब्लॉकेड ऑफ इम्पल्स कंडक्शन फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स, यानी एट्रिया और वेंट्रिकल्स हमने समझ लो डाइसेक्ट कर दी, दोनों को सेपरेट कर दी, देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, बिजली की तारें ही नहीं है उन दोनों के दरमियान में, ज्वाइन तो है लेकिन तारें नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा सकती उसके अंदर। हमने इतनी बड़ी तार जा रही थी उसके दरमियान में हमने प्लास्टिक का पार्ट लगा दिया, तो जाहिर सी बात है इम्पल्स ब्लॉक हो गई है पूरी। अब इसकी वजह से अब इससे क्या होगा कि, लेकिन एक्चुअल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करना होता है वो तो वेंट्रिकल्स नहीं कॉन्ट्रैक्ट करना होता है ना, जो एक्चुअल डिपोलराइजेशन हमें चाहिए होती है या जो कॉन्ट्रैक्शन पंपिंग के लिए चाहिए होती है हार्ट कार्डियक साइकिल बनाने के लिए, वो तो वेंट्रिकल्स की होती है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, वेंट्रिकल्स क्या होता है, जो वेंट्रिकल्स में ऐसे नोड से नहीं आ रहा है, एवी नोड से नहीं आ रहा, तो वेंट्रिकल्स को क्या होगा, जाहिर सी बात है बैकअप, और सबसे वेंट्रिकल्स का अपना बैकअप क्या है हमारे पास, वेंट्रिकल्स का बैकअप होता है हमारे पास द वेंट्रिकुलर टिश्यू, तो वेंट्रिकुलर टिश्यू अपनी रिदम देगी, उसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर स्केप रिदम। एंड वेंट्रिकुलर स्केप रिदम के बारे में हमने क्या कहा था, वेंट्रिकुलर स्केप रिदम की शेप कैसी होती है, इट इज लाइक दिस, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग अ पीक पॉइंटी होने की जगह वो इट इज अ बिजार सी शेप होती है इसकी, इट्स लाइक ये आई उसके बाद यू करके, ठीक है। ये ईसीजी में बहुत प्रोमिनेंट और नजर आती है और हम इसको फॉरन कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। अब है क्या हमारे पास, इसकी एग्जांपल है स्टोक्स एडम सिंड्रोम। ये आपने गाइडन में चैप्टर नंबर 10 है आई थिंक, हाँ उसमें पढ़ा होगा, एवी डिले के बाद उधर लिखी हुई थी एक लाइन, गाइडन ने ऐसी छोड़ दी थी, शोजा छोड़ दिया था स्टोक्स एडम्स का। स्टोक एडम यही है कि आपके पास जो करंट है ना वो एवी सॉरी वेंट्रिकल्स में नहीं पहुंच रहा, एवी ब्लॉक है, कंप्लीट थर्ड डिग्री ब्लॉक है, तो जो वेंट्रिकुलर टिश्यू है वो अपनी बीट देता है, वो 15 टू 30 या 15 टू 40 बीट्स पर मिनट पे जो फायरिंग करो तो वो खुद से शुरू हो जाता है। ये हम आगे इन डेप्थ अभी पढ़ते हैं। ओके लेट्स जस्ट डिस्कस थर्ड डिग्री पहले। अब इसकी ईसीजी में क्या फाइंडिंग होगी, नो रिलेशन बिटवीन पी वेव्स एंड क्यूआरएस, यानी पी वेव्स के बाद क्यूआरएस नहीं बन रही होगी, रिलेशन ही नहीं है, कट हो गया ना दरमियान में, एवी सॉरी एट्रिया एंड वेंट्रिकल आर सेपरेटेड, सो पी वेव होगी नॉर्मल साइनस ओरिजिन की, ठीक है, अपीयर एट नॉर्मल साइनस रेट, अपनी नॉर्मल पी वेव आ रही होगी, लेकिन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा होगा, या बन रहा होगा तो वो वेंट्रिकुलर एक्टोपिक ओरिजिन का होगा, क्योंकि वेंट्रिकुलर बैकअप मिल जाए, जो वेंट्रिकुलर फोकस था वो बैकअप दे देगा, अब वो बैकअप देता है 15 टू 40 की रेट पे, और जो उसकी शेप होती है वो क्या होती है हमारे पास, इट इज बिजार सी शेप। अब वो बिजार शेप क्या होती है, लेट्स जस्ट सी दिस। अभी थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है, ये नॉर्मल पी वेव चल रही थी, क्यूआरएस चल रहा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आ गया अब वेंट्रिकुलर एवी वेंट्रिकुलर थर्ड डिग्री ब्लॉक, मिस्ड क्यूआरएस, क्यूआरएस बना ही नहीं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस विल वाज द ड्रॉप बीट। अब इसकी वजह से हमारे पास आ जाता है वेंट्रिकुलर स्केप बीट आती है आगे। अब स्केप बीट ने पी तो बनेगा नहीं, वो इसके वेंट्रिकल्स अपनी स्केप देंगे और उसकी शेप इस तरह की होगी, बिजार सी शेप होगी, ठीक है। सो दिस पी वेव शुड हैव बीन फॉलोड बाय अ क्यूआरएस, और ऐसी क्यूआरएस जिसकी पीक होती है नॉर्मल इस तरह की है, वो क्यूआरएस इस तरह की होनी चाहिए थी, लेकिन इस तरह की नहीं बनती, इंस्टेड वो बनती है इस जैसी, यानी कि वो एक बिजार सी शेप बनती है जो पॉइंटी नहीं होती और वो वाइड होती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। अब जो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक इन रिलेशन टू द स्टोक्स एडम सिंड्रोम, ये होता क्या है वेंट्रिकुलर एस्केप रिदम से, इंटरमिटेंट कंप्लीट
कंप्लीट हार्ट थोड़ी देर बाद हुआ, लाइक इंटरमिटेंट कंप्लीट हार्ट ब्लॉक का मतलब है थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा होता है कि एवी ब्लॉक दरवाजा सीमेंट का समझ लो, या कोई ऐसा दरवाजा वो थोड़ी देर बाद खुल जाता है, थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है, यानी थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें थर्ड डिग्री ब्लॉक आता है। उसकी वजह से क्या होता है, जब थर्ड डिग्री ब्लॉक आएगा तो वेंट्रिकल्स स्केप देंगे, वेंट्रिकुलर स्केप बीट देंगे। जो वेंट्रिकुलर स्केप बीट होती है उसकी एक स्पेसिफिक शेप होती है, अब वो शेप आएगी, लेकिन उसका कॉज है बॉर्डर लाइन स्कीमिया ऑफ कंडक्टिव सिस्टम, यानी कि एवी नोड से आगे जो है स्कीमिया होगी। ठीक है, अब वेंट्रिकुलर रिस्पांस टू ब्लॉकेट, वेंट्रिकल्स थोड़ी थोड़ी देर बाद रिस्पांस देंगे, 15 टू 40 उनका फायरिंग रेट है, लेकिन वो क्या होगा 15 से 20 सेकंड्स के लिए ना वो बीट नहीं दे रहे होंगे, जाहिर सी बात है उनका फायरिंग रेट बहुत कम है। अब 60 सेकंड्स में अगर उनका फायरिंग रेट इज 15 टू 20, तो 5 से 15 थोड़े थोड़े सेकंड्स के बाद बीट दे रहे होंगे ना, और हार्ट इतनी देर नहीं रुक सकता। जब हार्ट इतनी देर पंप नहीं कर रहा, 15 से 20 सेकंड के लिए जब ब्लड पंप नहीं होगा, तो क्या होगा, फेंटिंग होगी। इस फेंटिंग को कहते हैं हम सिनकपी। द वर्ड फॉर फेंटिंग इज सिनकपी, लेट मी जस्ट राइट इट, मेडिकल वर्ड इज सिनकपी। अब जो सिनकपी होगी, फेंटिंग होगी, वो इस वजह से हो रही होगी क्योंकि जब ब्रेन को 5 टू 7 सेकंड्स के लिए ब्लड ना मिले तो ब्रेन फेंट हो जाता है, बॉडी आपकी फेंट हो जाती है। ठीक है, वो नहीं, बंदे बेहोश हो जाते हैं। स्टोक्स एडम में यही हो रहा होता है कि एवी ब्लॉक हो रहा होता है, जब ब्लॉक होता है तो वेंट्रिकुलर स्केप आनी है, लेकिन वेंट्रिकुलर स्केप थोड़ी देर बाद आती है, तो वो जो 15 से 20 सेकंड के लिए जब हार्ट बीट नहीं करता तो ब्लड ब्रेन को नहीं पहुंचता, ब्रेन सिंकपी हो जा, बॉडी सिंकपी में चली जाती है, फेंट हो जाती है। और इसकी ट्रीटमेंट ये है कि आर्टिफिशियल पेसमेकर लगता है और वो परमानेंट लगना पड़ता है। अब ये आगे हम इसको, अब वो पेसमेकर कैसे लगता है, ये आपकी वेन के अंदर से थ्रू ये इस तरह लगा हुआ होता है, आपके चेस्ट स्किन के नीचे होता है, सबकुटेनियस होता है, स्किन के नीचे होता है, चेस्ट के ऊपर पड़ा, यानी रिब्स वगैरह के ऊपर होता है और स्किन के बिल्कुल नीचे होता है, सबकुटेनियस। अब इसकी ना ये वायर जा रही होती है, वो जाके ना पूरा वेंट्रिकल्स तक तार लेके जाती हैं, और वो ताकि एक इम्पल्स को वेंट्रिकल्स तक पहुंचाए, और ये थोड़ी थोड़ी देर बाद एक स्पेसिफिक टाइम सेट किया हुआ था इसका, ऐसे नोड की तरह एक्ट करता है, क्योंकि पेस मेकर है ना, पेस मेकर का मतलब है वो खुद उसने पेस देनी है, स्पीड देनी है, तो वो फायर देता है और ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं। स्टोक्स एडम की ट्रीटमेंट। समझ आ गई यहाँ तक? अब नाउ, अब हमने कर लिया इंट्रा एट्रियल ब्लॉक्स कर लिए, एट्रियो वेंट्रिकुलर कर लिए, अब हो गया, रह गया पीछे द लास्ट पार्ट, ये वाला। अब हम ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, अब पीछे क्या रह गया कि इम्पल्स यहां से आगे, ठीक यहां से भी आगे चली गई है, लेकिन कोई इशू हो गया इसके अंदर, यहाँ पे ये ठीक है, यानी कि हो सकता है इस राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक यहाँ पे कोई मसला हो गया, लेफ्ट बंडल ब्रांच में कोई मसला हो गया, परकिंजी फाइबर्स में कोई मसला हो गया। ठीक है, सो दीज आर नोन एज द इंट्रा वेंट्रिकुलर हार्ट ब्लॉक्स, यानी कि विद इन द वेंट्रिकल्स। अब इसमें हमारे पास सिर्फ इनके बारे में इतना सही जानना है आपने कि बंडल ब्रांच ब्लॉक्स हो सकते हैं, राइट बंडल और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। ये यानी कि अगर ये ब्लॉक हो जाएगी तो दिस विल बी आर बी बी बी, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, और अगर ये ब्लॉक हो जाएगी तो सिमिलरली इट विल बी एल बी बी बी, यानी लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। इसके बारे में आपको इतना सा पता होना चाहिए। और ये कि इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस, इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस के बारे में इज जस्ट लाइक दिस। इसमें पता क्या होता है, अल्टरनेंस का मतलब है अल्टरनेट हो रहा होता है, जो करंट हो रहा होता है ना, जो करंट होता है ना उसकी वैल्यूज चेंज हो रही होती है, यानी क्यू आर एस नॉर्मल, अब समझ लो क्यू आर एस वॉज लाइक दिस, इतनी सी थी, अगली क्यू आर एस थोड़ी बड़ी हो गई, उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। बस इसमें क्या हो रहा होता है, एम्पलीट्यूड को चेंज हो रहा होता है, तो उसको हम कह देते हैं इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट इज बंडल ब्रांच ब्लॉक। और आपको पता होना चाहिए इंट्रावेंट्रिकुलर ब्लॉक की जब कोई बात करे तो दे आर टू दो क्लासेस हो सकती हैं, दो टाइप्स हैं, बंडल ब्रांच ब्लॉक्स हो सकते हैं या इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस हो सकते हैं। ठीक है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, और इसी तरह अल्टरनेंस।